दोस्तों, कुतुब मीनार से भी ऊंची ट्विन्स टावर को गिराने का फरमान जारी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 28 अगस्त वो तारीख है जब ट्विन्स टावर को गिराया गया। आज जानेंगे पूरी कहानी, इसे बनाने से लेकर इसे गिराने तक की। नोएडा के सेक्टर 93 में बने थे ये टावर, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दे दिया। अगर एक लाइन में बताया जाए तो ये टावर अवैध रूप से बनाए गए थे, लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। नवंबर 2004 में न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा ने एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए सुपरटेक को ज़मीन के लिए आवंटन दिया था। इस ज़मीन को एमरल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। साल 2005 में न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन एंड डायरेक्शन 1986 के तहत बिल्डर्स को 37 मीटर की ऊंचाई, 10 मंजिला और 14 टावर बनाने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद जून 2006 में उन्हीं शर्तों के साथ थोड़ी और ज़मीन का अलॉटमेंट दिया गया था। दिसंबर 2006 में कुछ नियमों में संशोधन किए जाते हैं, जिसके बाद रिवाइज प्लान को भी मंजूरी दी जाती है, जिसमें अब 2 एक्स्ट्रा फ्लोर बनाने की और 2 एक्स्ट्रा टावर बनाने के साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी अनुमति दी जाती है। तो अब कुल 16 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होता है। 2014 तक 14 टावर बना लिए गए थे, लेकिन दोस्तों एक तरफ सुपरटेक के निर्माण के काम चल रहे थे, तो दूसरी ओर इसे लेकर विवाद होना शुरू हो गया, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने जिसे ग्रीन बेल्ट बताया था और सुपरटेक ने जिसे ग्रीन एरिया दिखाया था, उस जगह पे अब 2 विशालकाय टावर बनाए जाने लगे थे, जिसके कारण वहाँ रह रहे एमरल्ड कोर्ट के रेसिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। 2009 में ये एसोसिएशन नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है, और इस मामले में सुनवाई ना होने पर सोसाइटी के लोग 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हैं। करीब 1.5 साल तक ये मामला हाई कोर्ट में चलता है। इसके बाद 11 अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने विवादित टावर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आरोपी नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गई। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन सीईओ ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 से 15 अधिकारी व कर्मचारियों को इसके लिए दोषी माना गया। इसके बाद दोस्तों एक हाई लेवल की जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के बाद 24 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। लेकिन दोस्तों अब आती है कहानी में ट्विस्ट, जब सुपरटेक कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, और करीब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला 7 साल तक चलता है। फिर 31 अगस्त 2021 को वह तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट के 140 पेज के ऑर्डर में कहा जाता है, The sanction given by Noida Authority on 26 November 2009 and 2nd March 2012 for the constructions of T16 and T17 is violative of the minimum distance requirement under the NBR 2006, NBR 2010 and NBC 2005। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो नए टावर बनाए गए हैं T16 और T17, इन दोनों के बीच एक उचित दूरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, जिसके कारण ये NBR 2006 और NBR 2010 और NBC 2005 का उल्लंघन करता है। साथ ही दोस्तों कोर्ट का मानना था कि नए बनाए गए टावर T16 और T17 यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी उल्लंघन करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि उन लोगों का क्या जो वहाँ पे मकान खरीदे थे या फ्लैट खरीदे थे। तो आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था कि फ्लैट खरीदारों को 12% ब्याज के साथ सारे पैसे रिफंड दिए जाएंगे। कुल 711 लोगों ने टावर्स पर फ्लैट खरीदे थे, जिसमें से खरीदारों के भुगतान के लिए 30 सितंबर तक सुपरटेक को 1 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में जमा करना होगा। वहीं दोस्तों याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि खरीदारों का कुल 5.15 करोड़ रुपये का पेंडिंग रकम बाकी है। इसके अलावा दोस्तों सुपरटेक कंपनी को ही टावर को ध्वस्त करने की रकम भी उठानी पड़ी। अलग से एमरल्ड कोर्ट के रेसिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन को भी 2 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर मैं अपना कुछ राय रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट
अपने जजमेंट में थोड़ा फेरबदल कर सकते थे, जैसा कि सबसे पहले खरीदारों को पैसे रिफंड करवाते, उसके बाद टावर को ध्वस्त करते या तो डेमोलिश करते, या फिर उन टावर्स को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेते कोई बढ़िया स्कूल या हॉस्पिटल के लिए। दोस्तों, टावर तो वहीं रहने थे, कहीं जाना नहीं था, लेकिन अब टावर भी डेमोलिश कर दिए और सरकार और सुप्रीम कोर्ट पैसे वसूलने में लगे हैं। अगर सुपरटेक कंपनी के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया तो इन खरीदारों और फ्लैट्स बायर्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपने पैसे वापस लेने के लिए। उन्हें बार बार कोर्ट के दरवाजे जाना पड़ सकता है अपने पैसे रिफ़ंड लेने के लिए। और एग्जैक्टली दोस्तों यही हुआ। मार्च 2022 में सुपरटेक कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने दिवालिया घोषित कर दिया और बताया कि कंपनी में करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे।